सायरा कॉलेज में मेरी दोस्त थी। वो और मेरा भाई एक दूसरे को पसंद करते थे। जब हमने रिश्ते की बात की तो हैरत की बात ये कि इसने खुद इनकार कर दिया और मुझसे भी राब्ता ख़त्म कर दिया। अपने भाई की बेताबी को देखते हुए एक रोज़ मैं सायरा के घर गई ताकि इसे खूब सुना सकूं और वजह जान सकूं, मगर इसने जो वजह मुझे बताई वो मेरे वहमो गुमान में भी ना थी। इसके बाद मैंने खुद इससे माफ़ी मांगी और उल्टे कदमों लौट आई। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन ख़तून की ज़िंदगी से तल्लक़ रखती है मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। 1 सितंबर से फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें शुरू हो रही थी। मैं नई उम्मीदें नई खुशियाँ लेकर कॉलेज के गेट में दाखिल हुई और सीधी चलती बरामदे में एक लड़की के पास जाकर ठहर गई जो नोट्स बोर्ड के आगे खड़ी थी। इसकी निगाहें बेकरारी से लिस्ट पर अपना नाम तलाश कर रही थी। वो बोर्ड पर अवेज़ा फ़हरिस्त को देखने में इस कदर महू थी कि इसको मेरी मौजूदगी का एहसास न हुआ। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर अपने मौजूद होने का एहसास दिलाया। तभी इसने पलट कर देखा। हम दोनों के मज़ामीन एक ही थे। यूँ हम इकट्ठे क्लास तक गई। अब हमारा कॉलेज में बेशतर टाइम इकट्ठे गुजरने लगा। रोज़ाना साथ बैठती, कैंटीन पे जाती और एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद किया करती। वो बेहद खूबसूरत और दिलकश सी लड़की थी। कई लड़कियों ने हमारी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमें जैसे खुद एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। इसकी वजह ये थी कि हमारी आदत बहुत मिलती जुलती थी। अलबत्ता क्लास में हर एक से अलग सलूक ज़रूर रखे थे। एक दिन बातों बातों में मुझे पता चला कि सायरा अपने मामू के घर रहती है, जबकि इसके माँ बाप और बहन भाई पिंडी में रहाइश पज़ीर हैं। मुझे इसकी वजह समझ में ना आई कि वालिदैन के होते हुए वो क्यों मामू के घर रह रही है। तभी पूछ लिया कि क्या तुम्हें तुम्हारे मामू और मोमानी ने गोद लिया था? आखिर तुम वालिदैन के प्यास क्यों नहीं रहती? इस पर वो बिल्कुल खामोश हो गई। इसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। मैंने दोबारा सवाल दोहराना मुनासिब न समझा। दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां आ गई। हमने चचा जान के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। हमारे चचा रावलपिंडी में रहते थे। मैंने सायरा से पूछा, क्या छुट्टियों में तुम्हारा प्रोग्राम पिंडी जाने का है? क्योंकि हम भी अपने चचा के यहाँ पिंडी जा रहे हैं। मगर इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा, क्यों? क्या अपने वालिदैन बहन भाइयों के पास छुट्टियाँ नहीं गुजारोगी? वो फिर भी चुप रही, लेकिन इस बार भी अब दीदा हो गई। गहरी परेशानी के आसार इसके चेहरे पर छा चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सायरा को ज़रूर कोई दुख है जो इसने मेरे इतने खरीदने के बावजूद कभी मुझे ना बताया। ज़रूर वो किसी ख़ास वजह से अपने वालिदैन के घर नहीं रहती है। तजस्सुस हुआ कि क्या खबर अपने दुख मुझसे कहने से हिचकिचाती हो। इस रोज़ मैं इसके पीछे पड़ गई और कहने लगी कि सायरा, आज मुझे बता ही दो, तुम अपने माँ बाप से दूर मामू के घर क्यों रहती हो? चलो रहने तक तो ठीक है, मगर मेरे पूछने पर इतनी उदास क्यों हो जाती हो? मेरे इसरार पर बला आखिर इसको बताना ही पड़ा। वो कहने लगी कि मेरी माँ 7 साल कबल वफात पा गई। 6 माह बाद ही अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का थोड़े ही वक्त में मुझसे रवैया बदलने लगा। अब्बू पर भी नई बीवी का ऐसा जादू चला कि वो मेरी एक ना सुनते, जो मेरी सौतेली माँ कहती बस मान लेते। जो भी वो कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर होते। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक आ गई कि सौतेली माँ मुझे रखना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से मामू और ममानी मुझे अपने साथ ले आए। अब मैं इनके पास रहती हूँ। मैंने इससे पूछा, क्या यहाँ तुम खुश हो? वो कहने लगी, हाँ, कम अज़ कम सुकून तो है। ममानी अच्छी हैं, मुझसे प्यार करती हैं। मामू भी मेरा ख्याल रखते हैं। इनके 2 बच्चे हो गए थे। मैं सारा दिन बच्चों को संभालती और घर का काम भी मुझसे कराती, मगर इसके बावजूद कभी मुझसे खुश ना होती। वो कहती कि जब बड़ी हो गई तो हमारी बदनामी का बायस बनोगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा क्यों कहती थी। मालूम ही नहीं। इसने अब कदरे धीमी आवाज़ में जवाब दिया। फिर कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, आओ ग्राउंड में चलते हैं। इससे जैसे मेरी बातों से उलझन हो रही थी। इस दिन से मुझे और भी ज़्यादा सायरा से अंस हो गया था। मुझे इसकी मज़लूम ज़िंदगी पर तरस आता। इन्हीं दिनों हमें छुट्टियां हो गई। हम सब घर वाले ने चचा के घर पिंडी जाने का प्रोग्राम बनाया। वहां जाकर खूब इंजॉय किया। मरी में खूबसूरत दिन गुजारे और पलक झपकते वक्त बीत गया। जब कॉलेज खुला तो सायरा से मुलाकात हुई। वो हस्बे मामूल मुझसे मोहब्बत से मिली। कहने लगी, नौशीन, मेरी छुट्टियां तो बहुत बोर गुजरी हैं। मैं तो घर में किसी से बात करने को तरस गई थी। सारा दिन तन्हाई में गुजर जाता। मामू तो अपनी ड्यूटी पर चले जाते और मोमानी भी अक्सर अपने भाई के घर चली जाती और शाम को लौटती। और यूँ भी मोमानी से मैं कितनी सी बातें करे। इनके दोनों बेटे भी बोर्डिंग स्कूल में होते हैं। इनको भी छुट्टियां नहीं थी। लोग छुट्टियां हो तो खुश होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये छुट्टियां ज़हनी तनाव का सबब बनी हुई थी।
मैं तो बस दिन गिन रही थी कि कब छुट्टियां ख़त्म हों, तुमसे मिलूं। मैंने अपनायत से कहा, हाँ सायरा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। काश मैं जाने से पहले तुम्हारे मामू मामानी से इजाज़त ले लेती और तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। सच में बड़ा मज़ा आता। वो हंसते हुए कहने लगी, मेरे मामू कभी भी इजाज़त ना देने। मैंने कहा, ये भी था, इसीलिए तो मैं इनसे पूछना मुनासिब ही ना समझा। छुट्टियां ख़त्म होने के कुछ दिन बाद तो वो आती रही, मगर फिर अचानक सायरा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। हफ्ता भर से ज़्यादा इसने नागा किया तो मुझे तशवीश हुई। इसके घर का फ़ोन नंबर मेरे पास था। मैंने फ़ोन किया तो इसकी मम्मानी ने उठाया। मैंने बताया कि आंटी, मैं नौशीन बोल रही हूँ, सायरा की क्लास फेलो। वो हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया कॉलेज नहीं आई, खैरियत तो है? मैंने इसकी खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया। वो कहने लगी, हाँ बेटा, सायरा को बुखार आ रहा है, इसी वजह से नहीं आ सकी। मैंने कहा, क्या इससे बात हो सकती है? वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, तुम फ़ोन होल्ड रखो, मैं इसे बुलाती हूँ। जब मुझे सायरा की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने पूछा, सायरा तुम कैसी हो? वो कहने लगी, अब ठीक हूँ नौशीन। मैंने इसी आवाज़ में जवाब दिया। मैंने पूछा, कब आओगी कॉलेज? तुम्हारे बगैर कॉलेज में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो कहने लगी, अभी नहीं आ सकती, बस 2-4 दिन बाद आऊँगी। मैंने कहा, पेपर्स की तैयारी कैसे करोगी? वो कहने लगी, तुम मुझे नोट्स देने आ जाओ ना। क्या आ सकती हो? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम अपने घर का पता लिखवा दो, मैं देने आ जाऊँगी। इसने मुझे पता लिखवाया और अगले दिन मैं इसके घर चली गई। जब सायरा से मिली तो वो वाकई बीमार लग रही थी, बहुत कमज़ोर और ज़्यादा पड़ चुकी थी। मैंने इसकी हालत पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा, बस जल्दी से अच्छी हो जाओ, समाही इम्तिहान होने वाले हैं, तुमने इतनी छुट्टियां कर ली हैं, टीचर्स ने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। वो कहने लगी, बस क्या करूं यार, बीमारी अपने बस की बात तो नहीं। इसने खुले आस्तीन वाली कमीज़ पहनी हुई थी। नोटिस शेल्फ पर रखते हुए इसके खुले आस्तीन कोहनियों से ऊपर हुए तो अचानक मेरी नज़र इसके बाजुओं पर पड़ी। कोहनी से ऊपर इसके दोनों बाजुओं पर काले काले निशान थे। मैंने हैरत से पूछा, अरे ये क्या हुआ सायरा, तुम्हारे ये निशान कैसे? ये तो जलने के निशान लग रहे हैं। वो कहने लगी, हाँ जलने के ही हैं। मैंने मुतफिक्र होकर कहा, कैसे पड़े ये निशान? वो कहने लगी, सो तेरी माँ ने डाले हैं क्या? मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हें जलाया? वो कहने लगी, हाँ सज़ा के तौर पर। मैंने एक और सवाल किया, किस जुर्म की सज़ा दी उन्होंने तुम्हें? वो उदासी से कहने लगी, ऐसे जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं था। मेरे पूछने पर इसने बताया कि एक दिन तेरी माँ की सोने की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी अंगूठी देखी है, तो मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैंने नहीं देखी। वो गुस्से से कहने लगी, तुम्हारे सिवा तो कोई और घर में नहीं है और तुमने ही उठाई होगी। मैंने परेशानी से कहा, नहीं अम्मी, मैंने वाकई नहीं ली, मुझे तो मालूम ही नहीं आपने रखी कहाँ थी, मैं इसका क्या करूँगी? वो ये सुनते ही तिलमिला उठी, कहने लगी, मेरे आगे ज़बान चलाती है, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से ज़बान चलाती हो। अंगूठी तूने ही उठाई है मुझे परेशान करने के लिए, तूने दे दी होगी किसी और को। चल जल्दी अंगूठी ढूंढ कर दे मुझे अभी के अभी, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगी। मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि अंगूठी कहाँ हो सकती है, मगर खौफ के मारे मैं अब इधर उधर हाथ मारने लगी, इस कमरे से इस कमरे में, इसकी सिंगार में, इसके दराजों में, बाहर सैन में, मगर अंगूठी कहीं होती तो मिलती। मालूम था कि वो ऐसे ही चीज़ें खुद इधर उधर करके बहाने से मेरी दुर्गत बनाती थी। अब यकीन हो गया था कि थोड़ी देर बाद मेरी यकीनन दुर्गत बनने वाली है। मैं 2 घंटे तक इस नाहासल अंगूठी को तलाश करने में हलकान होती रही और वो मज़े से अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रही। वो ऐसे ही मुझे खौफजदा और हरासा करके खुश होती थी। दोपहर से शाम के 4 बज गए मगर अंगूठी ना मिली। मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह कोई गैबी मदद भेज दे, वरना माँ आज मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कुछ देर में बेल हुई, मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची कि शायद अब्बू आए हों। जब दर खुला तो हमारे सामने घर का बेटा अदनान हाथ में डिश थामे खड़ा था। वो कहने लगा, अम्मी ने न्याज दिलवाई है और पुलाव की रकाब भिजवाई है। मैंने इसके हाथ से डिश ले ली। इतने में अम्मी बाहर निकली और पूछा, कौन था, किसने बेल दी? मैंने डिश इनको देकर कहा, ये सामने वाले के घर से आई है। उन्होंने डिश मेरे हाथ से ले ली, किचन में गई और चंद मिनट बाद वापस आ गई। खाली डिश उन्होंने मुझे पकड़ाई। मैं गेट की तरफ गई तो वो भी दबे कदमों मेरे पीछे चलती आई कि देखे दरवाजे पे कौन है। सामने इन्हें अदनान नज़र आ गया। मैं जब वापस पलटी तो वो मेरे पीछे खड़ी थी। गुस्से से कहने लगी, तू ये लाया था पुलाव? मैंने सहम कर कहा, जी। कहने लगी, क्या ये वैसे भी आता है तुमसे बात करने? मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, वो तो कभी नहीं आया। मैं तो अदनान भाई को भाई बुलाती हूँ और मुझसे काफ़ी बड़े हैं।
हमारे तो गेट हर वक्त बंद होता है। वो कहने लगी ठीक है, अब तो अंगूठी ढूंढ ले और याद रख आधे घंटे तक मिल जानी चाहिए वरना। उन्होंने चिमटा उठा कर दिखाया। मैं कांप गई क्योंकि जब इनको मुझसे नफरत निकालनी मकसूद होती तो वो ऐसे ही चिमटे को गर्म करके मेरे जिस्म पर लगाती थी। गर्म चिमटे की अजियतनाक जलन के तस्वर से ही मेरी रूह कांपने लगती। मैं दौड़ी इधर उधर हर जगह ढूंढा मगर अंगूठी ना मिली। इसे मिलना भी ना था। उन्होंने कुछ देर बाद मेरी हाजिरी तलब की। आओ देखा ना ताओ चिमटा गर्म करके मेरी तरफ लपकी। मैं खौफ से सहन की तरफ भागी। वहाँ आकर दबोच लिया और गर्म चिमटे से मेरे बाजू दाग दिए। मैं रो रो कर कह रही थी, अम्मी अल्लाह की कसम मुझे आपकी अंगूठी का नहीं मालूम, लेकिन इन पर तो मुझे अजियत देने का भूत सवार था। इसी पर बस ना किया बल्कि बालों से घसीट कर गेट से बाहर कर दिया। कहने लगी, तू कौन सी लड़की है कि कोई तेरा कुछ बगाड़ लेगा। जब तक बताएगी नहीं अंगूठी किधर है घर के अंदर नहीं आने दूंगी। चल आप बाहर ही बैठे रहे। जब तक अंगूठी नहीं लाएगी मैं तुझे घर नहीं आने दूंगी। मेरी चीखों की आवाज़ अदनान भाई ने भी सुनी, जो वहाँ किसी और घर न्याज की डिश देने आए थे। उन्होंने तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा। वो अपने घर बर्तन देकर जल्दी से दौड़कर हमारे पास आया और अम्मी से मुखातब होकर कहने लगा, आंटी हम रोज़ ही इस बच्ची पर जुल्म होता देखते हैं। आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके दिल में रहम नहीं आता। ये आपके शोहर की बच्ची है तो क्या हुआ, आप भी तो एक माँ हैं। जो लड़की ज़ात को आपने मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अम्मी जो कि बफरी हुई शेरनी बनी खड़ी थी अदनान से कहने लगी, पहले तो मुझे शक था मगर अब यकीन हो गया है कि मेरी अंगूठी इस मरदूत ने यकीनन तुम्हें ही दी है, तभी तुम इसके हमायती बनकर मेरे सामने आ गई हो। ये सुनकर अदनान का गुस्से से मुंह सुर्ख हो गया। वो कहने लगा, आप खुदा का कुछ खौफ करें, आप तो मुझ पर भी चोर होने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, अंगूठी की कीमत मैं आपको देने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए इस बेचारी को तो घर से मत निकालिए। ये अकेली भला कहाँ जाएगी। वो कहने लगी, तुम रख लो इसे अपने घर में, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा, आपको इस पर जुल्म करते देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए आ गया। आपकी मर्ज़ी है, चाहे मार डालिए, जेल भी आप ही जाएंगी। अदनान के इन अल्फाज ने जल्दी पर काम किया था। वो तो चला गया। अम्मी ने मुझे दोबारा बालों से पकड़कर घसीटा और घर के अंदर लाकर और पीटा कि अब मोहल्ले के लड़के भी तेरी हमायत की खातर हमारे मुंह को आने लगे। कौन लगते हैं ये काल के छोकरे, हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आ जाने दो अपने बाप को, इस लड़के को तो मैंने जूते पड़वाने हैं। मैं कमरे में जाकर लेट गई और सिसकते रही कि बुलंद आवाज़ रोने की इजाज़त न थी। न जाने कैसे अदनान की अम्मी के पास मेरी मुमानी का फ़ोन नंबर था। इस बात का इल्म मेरी सुतेली अम्मी को न था। अदनान ने घर जाकर तमाम अहवाल से अपनी वालदा को आगाह किया तो उन्होंने कहीं से मेरी मुमानी का नंबर ढूंढ निकाला और इनको लाहौर फ़ोन कर दिया। फ़ोन मामू ने उठाया। आंटी गुल ने तमाम हालात इनसे बयान करके कहा कि आप कैसे मामू हो, यहाँ आए दिन हम इस औरत को इस बच्ची से पीटते देखते हैं, किसी रोज़ ये ज़ालिम औरत बेचारी बच्ची की जान ले लेगी, फिर आप लोग पछताते रहेंगे और अगर आप लोग कल तक ना आए तो हम थाने रिपोर्ट करवा देंगे। फ़ोन सुनते ही मेरे मामू लाहौर से चल पड़े और रात 10 बजे के करीब पहुंच गए। ममानी साथ आई थी। उन्होंने जो मेरे बाजुओं पर जलाने के निशान देखे तो मेरे वालिद और अम्मी से खूब झगड़ा किया और कहा कि मेरी भांजी हमारे हवाले कर दो वरना मैं अदालत जाऊंगा और तुम्हारी इस जालिम बीवी को जेल करवा दूंगा। वालिद साहब डर गए और मुझे मामू ममानी के साथ कर दिया और तब से मैं इनके पास हूँ। यहाँ आकर सुतेली माँ के जुल्म से तो निजात मिल गई, लेकिन जो दाग उन्होंने मेरी बाजुओं और जिस्म पर लगाए हैं वो उम्र भर मिटने वाले नहीं हैं। सायरा के मुंह से जुल्म की ये दास्तान सुनकर मैं सकते में रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, मेरे वो बुरे दिन मुझसे दूर जा चुके हैं, अब तो यहाँ आराम और सुकून से हूँ। मामू ने घर पर ट्यूशन पढ़ाकर मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया और कॉलेज में भी दाखिल करा दिया है। दुआ करो कि आइंदा भी मुझ पर खैरियत गुजरे, बल्कि मेरे लिए ये भी दुआ करो कि खुदा फिर कभी मुझे मेरे वालिद के घर नहीं लेकर जाए। वो बाप का घर नहीं मेरे लिए दोज़ख है। ये सब सुनकर मेरी खुद की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, सायरा मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी दुखी हो, काश तुम पहले ही मुझे सब बता देती। वो कहने लगी, मैं पहले बता देती तो क्या तुम क्या कर लेती। मैंने कहा, मैं तुम्हें दोस्त समझती थी लेकिन अब दिल में बहन जैसी जगह दूंगी। दुआ करती हूँ कि हम कभी जुदा ना हों। वो कहने लगी, आने वाले वक्त की क्या खबर नौशीन, खुदा जाने आने वाले दिनों में ज़माना मेरे साथ क्या सलूक करे। सायरा का कहा हुआ ये जुमला आज भी मेरे दिल में तीर की तरह चुभा हुआ है। मैंने अपनी अम्मी और बाजी को सायरा का अहवाल बताया तो वो भी अफसरदा हो गई। अम्मी ने सायरा को देख तो रखा था, वो अक्सर मुझसे कहती थी, तुम्हारी ये दोस्त बहुत प्यारी है।
ایک روز مجھ سے کہنے لگی ہمیں ریحان کے لیے لڑکی تو چاہیے ہی، چاہتی ہوں اس بار جب وہ منزہ کی شادی پر آئے تو اس کے لیے سائرہ کا رشتہ مانگ لیں۔ میں نے کہا امی یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، سارا بہت اچھی لڑکی ہے، کالج میں ہر وقت میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، میں اس کی عادت و اتوار کو بھی اچھے سے واقف ہوں، وہ بہت معصوم لڑکی ہے، چلاکی تراری اس میں بالکل نہیں، ویسے بھی وہ حالات کی ماری ہوئی ہے، ہمارے گھر کو وہ جنت کا گہوارہ بنا دے گی۔ امی کہنے لگی میں اس کی ممانی سے ملوں گی، تم ریحان کو آ لینے دو، وہ ایک جھلک سائرہ کی دیکھ لے، راضی ہوا تو ہم سائرہ کا رشتہ مانگ لیں گے، خوبصورت تو وہ ہے ہی، بتاتی چلوں کہ 2 ماہ بعد ریحان بھائی بحرین سے آنے والے تھے، وہ وہاں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کی خاطر بحرین گئے ہوئے تھے، باجی منزہ کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی، امی کا خیال تھا کہ تاریخ طے ہو جائے تو ریحان سے آنے کا کہیں گی تاکہ بہن کی شادی میں بھی شرکت کر لیں۔ جب تاریخ طے ہو گئی تو امی تیاریوں میں مصروف تھی، کارڈ بھی چھپ کے میں سائرہ کے گھر دینے گئی اور اصرار کیا کہ وہ شادی پہ ضرور آئے۔ جس روز شادی تھی مجھے سائرہ کا شدت سے انتظار تھا، تمام مہمان آ چکے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی، بالآخر ان کے گھر فون کیا، اس کی مہمانی نے اٹھایا، میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شادی میں ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگی بیٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سائرہ کے ماموں کسی کام سے پشاور گئے ہوئے ہیں، سائرہ تو جانے کو بالکل تیار ہے مگر اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، اب میں اس کو اکیلے کیسے بھیج سکتی ہوں؟ میں نے کہا میں آ جاتی ہوں اسے لینے، آپ فکر نہ کریں، چھوڑ بھی خود جاؤں گی، میں کچھ دیر میں بس آ رہی ہوں، آپ اس کو کہیے کہ تیار رہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، انہوں نے بس اتنا سا جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ اس وقت ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا، میں نے جان بوجھ کر جا کر ریحان بھائی کی منت کی کہ میری سہیلی اکیلی نہیں آ سکتی، اس بیچاری نے ہمارے گھر بھی نہیں دیکھا، ڈرائیور بھی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ بالکل تیار بیٹھی ہے، بس گھر اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں، پلیز بھائی جان آپ مجھے لے جائیے، سائرہ کو اس کے گھر سے پک کرنا ہے۔ بھائی میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، آج بھی باوجود مصروفیت کے انہوں نے انکار نہ کیا اور ہم سائرہ کے گھر آئے، وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، یوں بغیر وقت ضائع کیے ہم نے اس کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بیٹھ کے وہ تیار ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے والد پٹھان اور ماں مرحومہ ایک گلگتی خاتون تھی، دونوں کا حسن اس میں موجود تھا، گوری گلابی رنگت، بھوری بھوری آنکھیں اور دبلی پتلی سی چہرے کے تیکھے نقوش ایسے تھے کہ چغتائی آرٹ کا شاہکار معلوم ہوتے تھے۔ ریحان بھائی تمام راستہ خاموش ہی رہے لیکن اس کی ایک جھلک ان کے دل میں بھی جہاں گزی ہو چکی تھی۔ سائرہ بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی، میں ہی بار بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں بھی تو کسی بہانے سائرہ کی جھلک اپنے بھائی کو دکھانا چاہتی تھی تاکہ باجی کی شادی کے بعد ریحان بھائی کے رشتے کے لیے ممانی سے بات کی جائے۔ شادی میں وہ ہمارے سبھی گھر والوں کو بہت پسند آئی، فنکشن ختم ہونے کے بعد میں اسے اس کے گھر چھوڑ آئی، شادی ختم ہونے کے بعد جب میں کالج گئی تو میں نے سائرہ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے؟ وہ کہنے لگی واہ کیا بات ہے، ان کی تو بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ میں نے کہا ہم آج کل ان کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اگلی بار جب آئیں تو شادی کر دیں، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ہو تو بتانا۔ وہ کہنے لگی نہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ان کے مقابل تو کوئی لڑکی نہیں، ویسے خوش قسمت لڑکی ہی ہوگی جن کی شادی ایسے انسان سے ہوگی۔ اس کی مثبت رائے سن کر مجھے دل کی بات لبوں پر لانے کا حوصلہ ہوا، میں نے کہا پتہ ہے جب تم دونوں گاڑی سے نکل کر ایک ساتھ گھر کی طرف آ رہے تھے تو تمہاری جوڑی خوب جچ رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی، اس کی مسکراہٹ میں اس کی پسندیدگی کی جھلک رہی تھی، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگلے دن شام کو میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ریحان بھائی میرے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ کے اور مجھے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگے اچھا تو کیا نام ہے تمہاری دوست کا؟ میں نے بتایا سائرہ۔ بھائی آپ کو کیسی لگی؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں اچھی ہے، میں ان کو بھانپ تو گئی تھی، لہٰذا جان بوجھ کر ان سے کہا پر بھائی مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ میری بات سن کر وہ بجھ سے گئے، پھر کہنے لگے تم اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دو۔ میں نے ان کی بات سن کر مسکرا دی، سمجھ گئی کہ وہ میری دوست کو چاہنے لگے ہیں۔ اگلے روز پھر میرے پاس آ گئے، تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مجھ سے سائرہ کے بارے میں پوچھنے لگے، میں نے بتایا کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، پھر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے، کچھ لمحات بعد کہنے لگے نوشی میرا تمہیں ایک مشورہ ہے، مشورہ چھوڑو چلو میری خواہش سمجھ لو، میری ایک آرزو ہے، کیا تم پوری کر سکتی ہو؟ میں نے کہا آرزو تو بتائیے بھائی جان، میری تو آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے تو پھر سائرہ کو اپنی بھابھی بنا لو۔ میں خوشی سے ہنسنے لگی، پھر کہا بھائی آپ نے تو میرے دل کی آرزو کو بیان کر دیا، اور راز کی بات تو یہ کہ یہی آرزو امی کی بھی ہے،
वो कहने लगे, अरे क्या बात है, इसका मतलब ये प्लान पहले से ही था, बस तुम लोग मुझसे मिलवाना चाहते थे। मैंने कहा, लेकिन भाई आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा इरादा तो था, लेकिन हमारे लिए आपकी रजामंदी ज़्यादा अहमियत रखती थी। अब आपने भी रजामंदी दे दी है तो हम बहुत जल्द इनके रिश्ते की बात करेंगे। वो कहने लगे, मगर तुम पहले सायरा से तो पूछ लो कि वो मेरे बारे में क्या राय रखती है। मैंने कहा, पसंद तो मेरे ख्याल से वो भी आपको करती है, लेकिन चलें, अब मैं इससे शादी की बात भी कर लूँगी। कहने लगे, तो कब बात करोगी? ऐसा करो, कल ही सायरा से पूछ लो। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी भाई? फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कल ही से पूछ लूँगी। मुझे तो उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेगी। आपके बारे में इसके कमेंट्स काफ़ी हौसला अफजा हैं। वो कहने लगे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, तुम्हें पता है मुझे वापस जाना है। दूसरे रोज़ में जब मैं कॉलेज गई तो सायरा से बात की। मुझे उम्मीद थी कि वो खुशी से इस बात में जवाब देगी, बल्कि शायद खुशी से गुलनार हो जाए। इसके चेहरे की शर्मो हजार आंखों की चमक मुझे नवीद बख्शे। मगर मेरे ये ख्यालात सब खाम हो गए जब वो मेरी बात सुनकर रंजीदा होगी। वो मुझे भी जवाब ना दे पा रही थी, जबकि मैं बार बार इससे जानने के लिए इसरार कर रही थी। मगर इसके चेहरे के तासरात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी तूफान का शिकार है। मैंने कहा, सायरा, क्या तुम्हें अपने वालिदैन का डर है कि वो नहीं मानेंगे? वो कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, फिर मुझे कुछ तो बताओ, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? मगर वो फिर भी खामोश रही। मैंने कहा, अच्छा, तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर पसंद करती हो तो मुझे वो भी बता दो। वो कहने लगी, नौशीन, तुम मुझे अच्छे से जानती हो और मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैंने कहा, तो फिर मुझे वजह बताओ। अगर तुम्हें मेरे भाई का रिश्ता कबूल नहीं तब भी मुझे बता दो। हमारी दोस्ती तो फिर भी बरकरार रहेगी सायरा। अगर तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए तो बेशक सोचकर कल नहीं तो परसों जवाब दे देना। वो फिर भी चुप रही। इसके बाद सारा दिन इसने मुझसे कोई बात ना की। हैरत ज़दा रह गई कि अगले रोज़ भी जब वो कॉलेज आई तो मेरे साथ ना बैठी और ना इसने मुझे मुखातिब होने की कोशिश की, जबकि मेरी निगाहें सवालिया निशान बनी हुई थी। दूसरी तरफ रेहान भाई भी बेताबी से मुंतज़िर थे कि सायरा हाँ कहे तो अम्मी को इसके ममानी के पास भेजूँ। छुट्टी के वक्त मैंने सायरा से कहा, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। रेहान भाई तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम मेरी भाभी बनना पसंद करो तो हम रिश्ते के लिए तुम्हारे घर आए। इसने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल घबरा गया। मैंने कहा, सारा, कोई बात नहीं। अगर कोई इशू है या तुम्हारी कहीं और बात तय हो चुकी है या कोई भी मसला तुम्हें दरपेश है तो प्लीज़ तुम मुझे बता दो। पता नहीं तुमने मुझसे हम कलाम क्यों छोड़ दिया, जबकि ऐसी बातों से हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वो कहने लगी, कल बता दूंगी। ये इसने जज्बात से आहरी लहजे में कहा। अगले 3 दिन वो कॉलेज ना आई। मैं हैरान थी कि सायरा आकर इतना क्यों अजीब बर्ताव कर रही है, जबकि अगर इसे मेरे भाई का रिश्ता कबूल नहीं था तो वो मुझे भला झिझक कह सकती थी। मैं इस पर कोई दबाव या इससे अपनी दोस्ती ख़त्म करने वाली नहीं थी कि ये तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है और हर इंसान इसका इख्तियार रखता है। न जाने क्यों मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्या अजीब हरकतें कर रही है। चौथे रोज़ मैं इसके घर गई। इसने तब भी खामोशी इख्तियार किए रखी। मैंने इसके बाजू से झुझोड़ कर पूछा कि तुम्हें हाँ नहीं कह सकती तो ना तो कह दो। चुप कर ड्रामा मेरे सामने अब मत करो। ऐसे तो तुम मुझ पर जान छिड़कती हो, साथ मरने जीने की कस्में खाती हो, और अब जब कुदरत हमें मिलाना चाह रही है तो तुम हमसे दूर भाग रही हो। आखिर ऐसा क्यों है? तुम मेरी बात सुनकर वो नहायत ज़बत से बोली, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और इसी तरह जी लेने दो मुझे। मैं तुम्हें क्या वजह बताऊँ? मैंने तीखे लहजे में कहा, आखिर वजह बताने में क्या मसला है? आखिर ऐसा भी क्या हो गया तुम वजह नहीं बता सकती? अगर तुमने मुझे कोई वजह ना बताई तो याद रखना, आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरी ये बात सुनकर इसने अपने सिले हुए लब खोलने ही पड़े। वो कहने लगी, शायद मैं जिस बात सारी उम्र बताने की हिम्मत ना कर पाती, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। असल में मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मेरा शुमार तीसरी जिन्स में होता है। बाज़ार कोई मुझे देखकर तीसरी जिन्स में तसव्वुर नहीं कर सकता। ये बात मेरे अब्बू, मेरी वालदा, सुतेली अम्मी और मामू मामानी के अलावा किसी को नहीं मालूम। मैं जानती हूँ कि माशरे में ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है और मैं खुद ये सह चुकी हूँ। काफ़ी बार तुम्हें बताने का सोचा, मगर फिर ख्याल आता था कि अगर तुम्हें बताऊँगी तो हो सकता है तुम भी मुझसे दूरी इख्तियार कर लो। शायद तुम्हें भी मुझसे खौफ महसूस होने लगे। मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहती कि मुझे दुनिया में अपनी वालदा के बाद तुमसे एक सच्ची दोस्त वाला प्यार मिला है। तुम मेरे लिए इस वक्त सब रिश्तों से बढ़कर हो। ये कहकर वो रो पड़ी। मैं इसकी बातें सुनकर एक जगह साकत खड़ी थी।
कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसका शुमार तीसरी जिन्स में था। मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद वो झूठ बोल रही है, क्योंकि इसमें मुझे कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ महसूस न होती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर फिर सोचने पर मजबूर हो जाती कि अगर वो सच कह रही थी तो ये अल्लाह पाक की कुदरत ही थी कि वो कैसे कैसे इंसान के भेद रखता है। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब मैं खुद अपनी नज़रों में मुजरम थी और इसके आंसू पोंछने की भी मुझ में हिम्मत ना थी। इसके बाद वो कॉलेज ना आई, इसने कॉलेज ही छोड़ दिया। मैं चंद दिन ही सब्र कर सकी। हर वक्त जो सोचती कि शायद इसे ये रिश्ता कबूल ना हो, वो मुझे इनकार ना करना चाहती हो, शायद इसीलिए झूठ बोल रही हो। आखिर में इसकी ममानी के पास चली गई। उन्होंने बताया कि बेटी वो काफ़ी दिन बहुत रंजीदा रही, इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, तभी वो कॉलेज नहीं आ रही थी। इसने अपने मामू से कॉलेज छोड़ने का कह दिया था। इसके वालिद इससे मिलने आए थे, उन्होंने इसे ले जाने पर इसरार किया। वो इसे ले जाना चाहते थे, लिहाजा वो इनके साथ चली गई और जाने से पहले तुमसे भी ना मिली। अब वो हमारे घर वापस अपने वालिद के घर चली गई है। मैंने इससे कहा अगर अपनी सहेली से मिलना है तो मिल आओ, मगर इसका कहना था कि वो तुम्हारा सामना ही नहीं करना चाहती। इसका कहना था कि तुम ज़रूर आओगे। वो मुझसे कह रही थी कि एक ही दोस्त थी, मैंने इसको भी खो दिया। कुछ दिनों बाद मैं और सायरा के मामू जाएंगे इसके पास, शायद इसके वालिद मान जाए और वो वापस आ जाए। रेहान भाई को मुझे सब सच बताना ही पड़ा। हमारे सभी घर वाले इस बात पर यकीन न कर रहे थे। खैर, रेहान भाई अरसुद्दा होकर वापस चले गए। एक साल तक तो सायरा अपने मामू के घर ना आई, क्योंकि इस दौरान मैं कभी कभार इसकी ममानी से इसके बारे में पूछा करती थी। एक साल बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं ब्याह कर एबटाबाद चली गई। सायरा के मामू लोग भी वो मकान छोड़कर कहीं और आबाद हो चुके थे, लिहाजा दोबारा कभी मेरी सायरा से मुलाकात ना हो सकी। मुझे नहीं मालूम वो किस हालत में है, लेकिन अब भी इसकी कभी कभार याद आती है तो दिल से मिलने की बेतहाशा जाता है। मैं अब भी इसके लिए दुआ करती हूँ कि जहाँ हो खुश रहे, अल्लाह इसे तमाम परेशानियों से दूर रखे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।